हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक नए चैप्टर की जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ये डिसोल्यूशन का मतलब एक्चुअली होता क्या है। तो देखिए आपके सामने मैंने स्क्रीन पर लिखा है डिसोल्यूशन। अगर मैं बेसिक मीनिंग की बात करूं तो डिसोल्यूशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का बंद हो जाना, यानी मैं बोल सकता हूं उसको क्लोजर ऑफ एनीथिंग, क्लोजर ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ का बंद हो जाना उसको हम बोलते हैं डिसोल्यूशन। तो हमारे अकाउंट्स में सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर हमारा डिसोल्यूशन जो हो सकता है वो दो तरीके का हो सकता है। दो तरीके का कैसे? नंबर वन, आपका सबसे पहले डिसोल्यूशन हो सकता है पार्टनरशिप का, एंड सेकंड डिसोल्यूशन हो सकता है फर्म का। ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का क्या मतलब होता है और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले आप मेरी ये बात समझिए कि जब मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में फंडामेंटल्स पढ़ते हुए टाइम, मैंने बोला था कुछ लोग आपस में एग्रीमेंट करके एक बिज़नेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं जिसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप। और वहाँ पर एक एग्रीमेंट जो करते हैं वो ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। तो अगर मैं उस एग्रीमेंट की बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल ये एग्रीमेंट है, इस एग्रीमेंट के अंदर तीन पार्टनर्स हैं, ए बी सी, ये ए, ये बी, ये सी। इन्होंने कुछ ना कुछ चीज़ें उस एग्रीमेंट के अंदर डिसाइड की होंगी, वहाँ पर लिखी हुई होंगी। आने वाले टाइम में इनको चेंज करने की ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे मान लो किसी पार्टनर को हमने एडमिट किया तो उसमें कुछ टर्मिनेशन करवाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ चेंज करवाना पड़ेगा। कोई पार्टनर रिटायर हो गया, डेथ हो गई, या फिर जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था उसमें कोई बदलाव कर दिया, कोई चेंज कर दिया। तो मैं अगर सिंपली बोलूँ तो ये जो हमारी डीड होती है पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इसमें अगर कोई भी चेंज होता है, चेंज बोलूँ या फिर मैं बोलूँ टर्मिनेशन, कोई भी टर्मिनेशन या फिर कोई चेंज होता है तो उसको हम बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब ये फर्म का डिसोल्यूशन क्या होता है, जैसे मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल ये बिज़नेस है, इसको ए बी सी तीनों कंटिन्यू कर रहे थे, बट अभी इन्होंने सोचा कि नहीं यार अब बिज़नेस नहीं करना, अब बिज़नेस को बंद कर देते हैं। तो ये जो पूरी फर्म बंद हो रही है इसी को हम बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो हम जो अभी पढ़ने वाले हैं, क्या हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ने वाले? नहीं, वो हम पढ़ चुके हैं। जब हमने पढ़ा था चेंज इन पीएसआर, जब हमने पढ़ा था एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, जब हमने पढ़ा था रिटायरमेंट या फिर डेथ, वो सब क्या था? चेंज, वो सब था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बट अभी जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, यानी फर्म कैसे बंद होगी। अब आपसे प्रैक्टिकली मैं पूछता हूँ कि एक फर्म, एक कोई दुकान है, कोई बिज़नेस है, वो कैसे बंद किया जाएगा। तो आपको मैं एक चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा, आप ध्यान देना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने स्क्रीन पर मैंने आपके लिए बना दी है एक बैलेंस शीट। ये देखिए, ये एक बैलेंस शीट है, ठीक है। अब देखो बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर मैं लेफ्ट साइड की बात करूं तो वहाँ पर क्या होती है? लायबिलिटीज़। अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करूं तो वहाँ पर क्या होती हैं? एसेट्स। मैं मान लेता हूँ यहाँ पर ए एंड बी दोनों का कैपिटल बिजनेस में लगा हुआ है, दोनों पार्टनर्स हैं, दोनों ने पैसा लगाया हुआ है बिजनेस में। सो ए का कैपिटल इज़ 1 लाख एंड बी का कैपिटल इज़ 1 लाख। अब इन पर कुछ लायबिलिटीज़ हैं, कुछ इन पर देनदारी हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि इनके बिजनेस पर लोन है 5 लाख का। इनके कुछ क्रेडिटर्स हैं, जैसे जिनसे इन्होंने उधार माल खरीदा हुआ था, इनके क्रेडिटर्स फॉर एग्जांपल 1 लाख के ये हैं। और यहाँ अगर मैं एसेट्स की बात करूँ तो इनके पास एक ज़मीन है, एक लैंड है 2 लाख रुपीज़ की, साथ में इनके पास एक बिल्डिंग है 4 लाख रुपीज़ की, और इनके पास कुछ कैश का बैलेंस है 2 लाख रुपीज़। और ये इनकी बैलेंस शीट की अगर मैं बात करूँ तो ये मैच हो जाती है, 8 लाख इधर एंड 8 लाख इधर। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इस बिज़नेस को बंद कर दीजिए तो आप क्या करेंगे? अगर मैं आपकी बात करूं तो आप क्या सोचेंगे? भाई सबसे पहली चीज़ हम क्या कर सकते हैं, क्या इस ज़मीन को हम बेच सकते हैं? आंसर यस, क्योंकि इससे बेचकर क्या होगा? हमारे पास पैसा आएगा। क्या हम बिल्डिंग को भी बेच सकते हैं? आंसर इज यस। तो हम ज़मीन को बेचकर और बिल्डिंग को बेचकर, ज़मीन मान लो 2 लाख की बिक जाती है, फिर हमारी बिल्डिंग मान लो 4 लाख की बिक जाती है, हमारे पास पैसा कितना आएगा? 6 लाख। हमारे पास पहले से हमारे पास कैश में बैलेंस कितना है? 2 लाख। तो हमारे पास कितने हो गए? 8 लाख। अब हम क्या कर सकते हैं? हम लोन का पैसा 5 लाख लौटा सकते हैं, और साथ में हमारा जो क्रेडिटर का बैलेंस है 1 लाख, उसको भी वापस कर सकते हैं। तो हमारे 8 लाख में से जब हम 6 लाख का पेमेंट कर देंगे, हमारे पास कितना बचेगा? 2 लाख रुपीज़। वो 2 लाख रुपीज़ किसको दे देंगे? ए को दे देंगे और बी को दे देंगे। सिंपल।
तो जब भी किसी बिजनेस को बंद करना है तो आप एसेट्स को बेच दीजिए और लाइबिलिटीज़ का पेमेंट कर दीजिए, फिर जो बैलेंस आपके पास बचता है वो पार्टनर्स को दे दीजिए। इसी को बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो आपने क्या किया एग्जैक्टली, आपने सारी एसेट्स को रियलाइज़ किया। रियलाइज़ मतलब बेच देना, उससे पैसा आ जाना, फिर आपने लाइबिलिटीज़ का पेमेंट कर दिया और पार्टनर्स को बचा हुआ दे दिया। अब यहाँ पर सवाल ये आता है, क्या अगर हमारी ज़मीन हमारी बुक्स में 2 लाख की है तो ज़रूरी है क्या वो 2 लाख की ही बिकेगी? आंसर इज़ नो। भाई ये तो वेरी कर सकता है ना मार्केट में किस रेट में बिक रही है। तो देखो ये जो हमारा कैश का बैलेंस है ये तो 2 लाख रुपीज़ ही रहेगा। तो मैं मान लेता हूँ मेरे पास कैश में अभी मेरे पास कैश में 2 लाख रुपीज़ है। ओके, फिर मैं कहता हूँ कि मेरी जो ज़मीन है ये 2 लाख की, ये 2 लाख की नहीं है, ये 2 लाख की हमारे यहाँ पर है। लेकिन जब मैंने इसके मार्केट में रेट लगाए, जब मैंने पता किया कि मेरी ज़मीन कितने की बिक सकती है, तो मुझे पता चला कि भाई मेरी ज़मीन बिक सकती है 5 लाख की। तो मैंने ज़मीन को बेच दिया। अभी मेरे पास कितना कैश और आ गया? 5 लाख। फिर मेरे पास एक बिल्डिंग 4 लाख की, मैंने इसके रेट लगाए तो मुझे पता चला कि भैया तो 10 लाख की बिक गई। मैंने अच्छे प्रॉफिट्स पर इनको बेच दिया 10 लाख की। अब आप ये देखिए हमारे पास कैश कितना आ गया। 2 लाख हमारे पास था, 15 लाख और आ गए तो हमारे पास कैश आ गया 17 लाख। 17 लाख। अब मेरी जो लायबिलिटी थी बिजनेस में वो कितनी थी? 5 और 1 6 लाख। तो क्या मैं अगर 6 लाख का पेमेंट कर दूंगा तो क्या फिर भी मेरे पास कितने बचेंगे? 11 लाख। अब 11 लाख में से अगर मैं सिर्फ कैपिटल की बात करूं तो 1 लाख इनको चले जाएंगे, बचेंगे कितने? 9 लाख। वो क्या है? फ़ायदा है पार्टनर्स का, वो ले जाएंगे अपने घर में। तो मैं क्या ये बोल सकता हूं कि अगर इनका इक्वल रेशो था तो क्या 5,50,000 ए ले जाएगा और 5,50,000 बी ले जाएगा? सिंपल। ऐसा भी हो सकता है कि अगर हमारी एसेट्स या फिर लायबिलिटीज़ को रियलाइज़ करते टाइम पर अगर हमारा कोई बेनिफिट कोई फ़ायदा होता है तो फ़ायदा कौन लेके चले जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल। इसी सेम सिचुएशन को मैं एक अलग एग्जांपल भी लेता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे पास कैश का बैलेंस कितना था। फॉर एग्जांपल मेरे पास कैश का बैलेंस था 2 लाख, ठीक है। फिर मैंने पता किया कि भाई मेरी लैंड जो मेरी ज़मीन है वो कितने की बिक सकती है। मुझे पता चला कि भाई ज़मीन के तो रेट गिरे हुए हैं। मेरी ज़मीन मेरी बुक्स में 2 लाख की थी बट वो बिकी ही 1 लाख की है, ठीक है। फिर मैंने पता किया कि भाई मेरी बिल्डिंग 4 लाख की थी, क्या करूं? बेच दूं। अगर मैं इसको बेच देता हूं तो मैंने बेच दी अपनी बिल्डिंग को, और बिल्डिंग को बेचकर मेरे पास मान लेते हैं 50,000 है। नहीं बिक पाई 4 लाख की, 50,000 की बिक गई। अब आप देखिए मेरे पास पैसा आया कितना। मेरे पास 2 + 1 3,50,000 कैश में अभी मेरे पास है। अब सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या मुझे पार्टनर्स कैपिटल को पैसा देना पड़ेगा या फिर हमें लोन का या फिर क्रेडिटर का पैसा चुकाना पड़ेगा? हमें सबसे पहले आउटसाइडर का पैसा देना पड़ेगा। लोन का कितना बैलेंस है? 5 लाख और क्रेडिटर का 1 लाख। हमें 6 लाख की पेमेंट करनी है आप देखो, लेकिन हमारे पास कैश है कितना? 3,50,000। अब आप मान लेते हैं कि अगर मैं 6 लाख की पेमेंट लोन प्लस क्रेडिटर को अगर मैं करता हूँ 6 लाख की पेमेंट, तो क्या मैं कर पाऊंगा? आंसर इज नो, क्योंकि मेरे पास कैश का बैलेंस कितना है? 3,50,000। अभी मुझे और कितना चाहिए? मुझे चाहिए 2,50,000। ये 2,50,000 कहाँ से मंगाऊंगा? ये पार्टनर्स अपने घर से लाएंगे, चाहे अपना घर बेच कर लाएं, चाहे अपने बर्तन बेचें, किसी भी तरीके से बिजनेस से पैसा लेकर आएंगे ताकि हम आउटसाइडर्स का पैसा पे कर पाएँ। तो ये सब क्या था? प्रैक्टिकली हमने समझा कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कैसे हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो अगर मैं आपसे टॉपिक्स की बात करूं, सो टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सबसे पहले हम सीखेंगे नंबर 1 इज़ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। किस चीज़ का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट? ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो जैसे मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से आ सकते हैं। आपका जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन है उसमें वो आपसे जर्नल्स भी पूछ सकते हैं एंड वो आपसे लेजर अकाउंट्स भी पूछ सकते हैं। जर्नल भी पूछ सकते हैं प्लस वो आपसे लेजर अकाउंट्स भी पूछ सकते हैं। तो हम आने वाले टॉपिक्स में एक तो हम जर्नल एंट्रीज कवर करेंगे प्लस साथ में हम लेजर अकाउंट्स का डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर लेजर अकाउंट्स की अगर हम बात करें तो लेजर अकाउंट्स कौन कौन से मेंटेन होते हैं? यहाँ पर सिर्फ 4 लेजर अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। नंबर वन इज़ रियलाइजेशन अकाउंट एंड नंबर टू इज़ पार्टनर्स लोन अकाउंट। पार्टनर्स
लोन अकाउंट। नंबर थ्री इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड नंबर फोर इज, चाहे मैं इसको कैश अकाउंट बोलूँ चाहे मैं इसको बैंक अकाउंट बोलूँ, बेसिकली ये एक कैश बुक हो सकती है जहाँ पर हमारा पैसा आएगा और जाएगा। तो बेसिकली अगर हम समझे तो हमारे एग्जाम में जर्नल का क्वेश्चन भी आ सकता है और हमारे पास लेजर का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो जर्नल भी हम सीखने वाले हैं और लेजर भी हम सीखने वाले हैं। ठीक है, और लास्ट में जैसे हमारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे उसके बाद में लास्ट में मैं आपके जर्नल प्लस लेजर का कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन लूँगा, उसको सोल्व करके बताऊँगा कि आप एग्जाम में किस तरीके से अपने क्वेश्चन को सोल्व कर पाते हैं। तो आज सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि रियलाइजेशन अकाउंट और रियलाइजेशन होता क्या है। सबसे पहले हम ये समझते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं रियलाइजेशन की। मैंने अभी आपको बताया कि आपने अपने बिजनेस की सारी एसेट्स को बेच दिया, लायबिलिटीज़ का पेमेंट कर दिया और जो पैसा बचा वो पार्टनर्स में ट्रांसफ़र कर दिया, पार्टनर्स कैपिटल को दे दिया। तो बेसिकली इसी को बोलते हैं रियलाइजेशन। अब आपके एग्ज़ाम में या तो आपसे पूछा जा सकता है कि रियलाइजेशन अकाउंट आप कैसे बनाएंगे, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि आप उसकी एंट्रीज कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पर दोनों चीज़ें सीखने वाले हैं, रियलाइजेशन अकाउंट आप कैसे मेंटेन करेंगे प्लस आप एंट्रीज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा कि अगर आप रियलाइजेशन की एंट्रीज करते हैं, जर्नल एंट्रीज, तो वो कैसे कैसे होंगी। तो ध्यान देना मेरे साथ, मैं वन बाय वन आपको समझाते हुए चलूँगा। नंबर वन, सबसे पहले ट्रांसफरिंग द एसेट्स टू रियलाइजेशन। देखो सबसे पहले क्या होता है, जैसे मान लो एक बिजनेस बंद करना है, फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझिए एक बिजनेस बंद करना है। अब तुरंत हमें क्या करना पड़ेगा, सारे एसेट्स को बेचना पड़ेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि आज ही वो बिक जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, अपने सारी एसेट्स को, लायबिलिटीज़ को एक जगह कहीं पर ले जाकर बंद कर देते हैं। तो हम वही यहाँ पर करने वाले हैं, हम सारे के सारे अपनी बैलेंस शीट को खाली करेंगे सबसे पहले। तो अपनी बैलेंस शीट को खाली करते हुए टाइम हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी सारी एसेट्स को यहाँ से उठाना पड़ेगा और कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर इस चैप्टर में कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में। वैसे ही ये लायबिलिटीज़ वगैरह भी ट्रांसफ़र करते हैं। तो क्या क्या चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं उसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले नंबर वन अगर मैं बात करूँ, दैट इज़ ट्रांसफरिंग द एसेट्स टू रियलाइजेशन। अब इसकी एंट्री कैसे होगी, बिल्कुल सिंपल है। आप मुझे ये बताइए कि जो एसेट होती है उसका नेचर क्या होता है, डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ कि एसेट्स का जो नेचर होता है वो डेबिट होता है। या फिर कोई भी एक्सपेंस है उसका नेचर भी क्या होता है, डेबिट होता है। और इसके अलावा बाकी कैपिटल है, लायबिलिटी है, या फिर आपकी कोई इनकम है, उसका नेचर या उसका बैलेंस की बात करूँ तो वो होता है क्रेडिट। तो वैसे ही अगर मैं एसेट्स को ट्रांसफ़र करने वाला हूँ तो उसका नेचर होता है डेबिट। और जब मैं अपनी बैलेंस शीट से उठाकर उसको ट्रांसफ़र कर दूँगा कहीं पर, तो वो डेबिट नेचर वाली चीज़ हमारी बैलेंस शीट से ख़त्म हो जाएंगी। रूल कहता है कि जब भी डेबिट वाली चीज़ें ख़त्म हो जाएं तो उसका उल्टा कर दो, क्रेडिट। एसेट्स को आप एंट्री में क्रेडिट कर दो, बिल्कुल सिंपल है। अब आप कहाँ पर इसको ट्रांसफ़र करने वाले हो, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो एंट्री क्या होगी, एसेट को तो आप कर दोगे क्रेडिट टू एसेट्स। डेबिट में क्या आएगा, डेबिट में आएगा रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि आप कहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहे हो, रियलाइजेशन अकाउंट में। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, ये हो गई हमारे एसेट को ट्रांसफ़र करने की एंट्री। अब यहाँ पर कुछ नोट्स मैं आपको लिखवाना चाहूँगा जो आपके एग्ज़ाम में आपको काम आएंगे। क्या क्या चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं, क्या क्या चीज़ें ट्रांसफ़र नहीं होती, क्योंकि एसेट साइड में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी ट्रांसफ़र करने के लिए। तो अगर मैं सबसे पहले पॉइंट नंबर वन की बात करूँ तो ध्यान रहे, कैश इज़ नॉट ट्रांसफर्ड। कैश इज़ नॉट ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। कैश हमारे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होगा, फिर कहाँ ट्रांसफ़र होगा, इट विल बी ट्रांसफर टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। सबसे पहली बात हमेशा ध्यान रखें, एसेट साइड में से जब भी आप बैलेंस शीट खाली करेंगे तो कैश अकाउंट को ट्रांसफ़र नहीं करना रियलाइजेशन अकाउंट में। आपको कहाँ ट्रांसफ़र करना है, उसको ट्रांसफ़र करना है कैश या बैंक अकाउंट में। पॉइंट नंबर टू, और आई कैन से नोट नंबर टू, आपको ध्यान रखना है, accumulated losses are not transferred to
realization account but are transferred to partners capital account। जितने भी हमारे एक्यूमुलेटेड लॉसेज होंगे उनको आपको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करना। फिर कहाँ ट्रांसफ़र करना है? उनको आपको ट्रांसफ़र करना है पार्टनर्स कैपिटल में। अब आप पूछेंगे कि भैया ये सर ये जो होता है एक्यूमुलेटेड लॉसेज ये क्या क्या होता है? तो वैसे तो मैंने ये वीडियो आपको अपलोड पहले से कर रखी है रिटायरमेंट वाले चैप्टर में, बट स्टिल आपको बता देता हूँ कि एक्यूमुलेटेड लॉसेज में सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, और ये आपको मिलेगा एसेट साइड में। दूसरी बात डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आपको ट्रांसफ़र नहीं करना रियलाइजेशन में, इसको भी आपको ट्रांसफ़र करना है पार्टनर्स कैपिटल में, क्योंकि ये भी क्या होता है एक्यूमुलेटेड लॉसेज। इसके साथ साथ और क्या हो सकता है? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। बट यहाँ पर ध्यान रखना नोट गुडविल is always transferred to रियलाइजेशन अकाउंट। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि हम गुडविल को बेच सकते हैं, उससे बेचकर हमें पैसा मिल सकता है, इसीलिए उसको ट्रांसफ़र कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। 2 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए, ठीक है। ये यहाँ पर हमें समझना बहुत ज़रूरी था। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हमने एसेट्स को ट्रांसफ़र कर दिया है अपनी बैलेंस शीट से, तो क्या हमें लायबिलिटीज़ को भी ट्रांसफ़र करने पड़ेगा? आंसर इज़ यस। तो आप मेरे साथ लिखिए, ट्रांसफरिंग द लायबिलिटीज़ टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब आप ये सोचिए कि लायबिलिटी का नेचर क्या होता है। लायबिलिटी का नेचर या बैलेंस की अगर बात करूं तो वो होता है क्रेडिट। अब वो बिजनेस से ख़त्म हो जाए, क्योंकि हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो ख़त्म होने पर उसको क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। इसलिए हमारी एंट्री क्या बन जाएगी? हमारी एंट्री बन जाएगी लायबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट, और कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो ये ट्रांसफ़र होके हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट। अब यहाँ पर भी आपको कुछ नोट्स ध्यान में रखने हैं, कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे नोट्स अगर मैं बात करूँ, नोट नंबर 1, all the provisions are transferred to रियलाइजेशन अकाउंट। कोई भी प्रोविज़न होगा उसको आपको डायरेक्टली ट्रांसफ़र करना है रियलाइजेशन अकाउंट में। जैसे हो गया आपका नंबर 1 प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। साथ ही साथ आपको पॉइंट नंबर 2 ध्यान में रखना है, जितनी भी आउटसाइडर्स लायबिलिटीज़ हैं, आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये आउटसाइडर्स लायबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं? तो ध्यान रखिए कि आपकी जो इतनी भी आउटसाइडर्स लायबिलिटीज़ हैं वो क्या क्या होती हैं। नंबर 1 क्रेडिटर्स हो सकते हैं। नंबर 2 बैंक लोन हो सकता है। नंबर 3 थर्ड पार्टी का भी लोन हो सकता है। नंबर 4 पार्टनर के किसी रिलेटिव का भी लोन हो सकता है। जैसे क्वेश्चन में आपको बोलेगा मिसेस, इसका मतलब पार्टनर की वाइफ का लोन है। और जैसे आपकी अनपेड एक्सपेंसेस, कोई खर्चा आपका आउटस्टैंडिंग है वो आपने पे नहीं किया, वो भी आपकी लायबिलिटी है। या फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस,
ये सारी लाइबिलिटीज आपको पे कर देनी है। या फिर एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड भी हो सकता है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, इन सबको आपको ट्रांसफ़र करना है रियलाइजेशन अकाउंट में। कुछ चीज़ें आपको ट्रांसफ़र नहीं करनी, जैसे ध्यान रखिए पॉइंट नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो पॉइंट नंबर 3 की बात करूं तो जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं उनको आपको ट्रांसफ़र नहीं करना। कहाँ पर? रियलाइजेशन में। तो जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आर नॉट ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, इनको आपको ट्रांसफ़र करना है पार्टनर्स कैपिटल में। लिखिए बट आर ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल में ही ट्रांसफ़र होंगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। ये होते क्या क्या हैं, ध्यान रखिए। नंबर 1 एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, नंबर 1 आपका क्या हो सकता है? जनरल रिजर्व हो सकता है, जनरल रिजर्व हो सकता है। साथ में और क्या हो सकता है? साथ में आपका हो सकता है कॉन्टिंजेंसी रिजर्व, कॉन्टिंजेंसी रिजर्व। और क्या हो सकता है? साथ में आपका हो सकता है रिजर्व फंड, रिजर्व फंड। और क्या हो सकता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र करनी है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज़ आती है IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये वैसे तो होता ही है आपका क्या इसको बोलते हैं, एक्यूमुलेट प्रॉफिट, बट इसको हम रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करते हैं। ये चीज़ आप ध्यान में रखना, इसको कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? रियलाइजेशन में। दूसरा एक आपने सुना होगा WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसको रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करते हैं, रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करते हैं। देखिए रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करना है, बट कब करना है? कब करना है? इफ़ देयर इज़ क्लेम। अगर क्वेश्चन में आपको क्लेम दे रखा है ना वर्कमैन कंपनसेशन का, मान लो किसी की टांग टूट गई, एम्प्लॉय की, कुछ भी ऐसा हो गया, तो अगर आपको क्लेम बता रखा है क्वेश्चन में, तो आपको इसको ट्रांसफ़र कर देना है रियलाइजेशन अकाउंट में। अदरवाइज ये भी कहाँ चला जाएगा? ये भी चला जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में, ये भी चला जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सिंपल, 2 चीज़ें हमने सीख ली। इसके बाद में नंबर 3 अगर मैं बात करूं तो देखो हमारी जो एसेट्स ट्रांसफर्ड हुई हैं, एसेट्स ट्रांसफर्ड हुई हैं कहाँ पर? रियलाइजेशन अकाउंट में। अब देखो बेसिकली उसके साथ ना 2 चीज़ें हो सकती हैं, 2 चीज़ें हो सकती है। या तो उसको पार्टनर अपने घर लेकर चला जाए, यानी कि उसको बोलते हैं हम टेक ओवर बाय पार्टनर, या फिर हम उसको कैश में बेच दें। अब देखो बिल्कुल सिंपल है, अगर आप अपनी एसेट को बेचोगे तो आपके पास पैसा आएगा, तो आप लिखोगे कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। 2, क्या एसेट लिख सकते हो? नहीं, क्योंकि एसेट आपके पास है ही नहीं, आपने उसको कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया है? रियलाइजेशन अकाउंट में। इसलिए आप यहाँ पर लिखोगे कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और अगर पार्टनर लेकर चला गया तो अगर पार्टनर लेकर चला गया, ध्यान रखिए फिर वो पैसा आपको नहीं मिलेगा, आपके पास कैश नहीं है क्योंकि आपने बेची नहीं है। तो अगर आप कैश डेबिट में नहीं लिख सकते तो आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि अब पार्टनर अपने घर लेकर चला गया तो उसका कैपिटल कम हो जाएगा, इसलिए मैं उसको डेबिट कर दिया। और क्रेडिट में क्या लिखेंगे? टू रियलाइजेशन, सिंपल। पॉइंट नंबर 4, अब जैसे हमने एसेट्स को ट्रांसफ़र कर रखा है कहाँ पर? रियलाइजेशन में, वैसे ही हमने क्या ट्रांसफ़र कर रखा है? लायबिलिटीज़ को, लायबिलिटीज़ ट्रांसफ़र टू रियलाइजेशन। अब देखो लायबिलिटी के साथ में भी ना 2 चीज़ें होंगी, 2 चीज़ें क्या क्या होंगी? नंबर 1, या तो आप उसको
कैश में पेमेंट करेंगे या फिर आपकी लाइबिलिटी को हो सकता है पार्टनर टेक ओवर कर ले। इसका मतलब क्या है, पार्टनर कभी कभी सोचता है कि भाई ये तो मेरा पड़ोसी है, इसका पेमेंट तो मैं ही कर दूंगा, इसका मतलब उसने लाइबिलिटी को टेक ओवर कर लिया। तो यहाँ पर नंबर 1 इज टेक ओवर बाय पार्टनर एंड नंबर 2 पेड इन कैश। अगर आपने लाइबिलिटी का पेमेंट कर दिया तो ध्यान से सुनिए, अगर आप पेमेंट करेंगे आपके पास से कैश जाएगा, और जब भी आप पेमेंट करते हैं तो आप क्रेडिट में क्या लिखते हैं, टू कैश। बट क्या ये आप लाइबिलिटी डेबिट में लिख सकते हैं, नहीं, क्योंकि आपके पास लाइबिलिटी है ही नहीं, आप तो ट्रांसफ़र कर चुके हो। इसीलिए आप डेबिट में क्या लिखोगे, रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश वट एवर द अमाउंट इज, ओके। बट अगर आपने पेमेंट नहीं किया, फॉर एग्जांपल पार्टनर लेकर चला गया, तो हमें पेमेंट किसको करना पड़ेगा, पार्टनर को करना पड़ेगा। तो पार्टनर कैपिटल क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसीलिए हमें यहाँ पर क्रेडिट में टू कैश नहीं लिखना है, हमें यहाँ पर क्रेडिट में लिखना है पार्टनर्स कैपिटल, और डेबिट में तो वही लिखना है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। सिंपल, दोनों एंट्री मैंने आपको बता दी। इसके बाद पॉइंट नंबर 5 लिखिए, इफ any asset is taken over by liability। अगर आपकी किसी एसेट को लाइबिलिटी ने टेक ओवर कर लिया तो इसकी एंट्री आपको नहीं बनानी। क्यों नहीं बनानी, बनेगी ही नहीं। कैसे, जैसे मान लो आप जब एसेट को कोई टेक ओवर करेगा तो आप क्या लिखोगे, रियलाइजेशन को क्या लिखोगे आप, ये देखो क्रेडिट, और जब लाइबिलिटी टेक ओवर होगी तो क्या लिखोगे, डेबिट। तो डेबिट क्रेडिट करके कट जाएगा। इसीलिए ध्यान रखिए, कभी भी अगर क्वेश्चन में बोलता है कि किसी एसेट को किसी लाइबिलिटी ने टेक ओवर कर लिया तो आपको एंट्री बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको एग्जाम में लिख कर आना है, खाली नहीं छोड़ना, नो एंट्री विल बी मेड, बस सिंपल, ख़त्म बात। अब फाइनली अब हम बात करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट की। तो सिंपली आपको पता है कि रियलाइजेशन अकाउंट कैसे मेंटेन किया जाता है। आपको टी फॉर्मेट में अपने रियलाइजेशन अकाउंट को बनाना है। ये मैंने बना दिया रियलाइजेशन अकाउंट। तो आपको टी शेप में अपना रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा रियलाइजेशन अकाउंट, दिस इज क्रेडिट साइड एंड दिस इज डेबिट साइड, ओके। अब वही यहाँ पर आपको लिखना होता है पर्टिकुलर्स, यहाँ पर रुपीज़, यहाँ पर वैसे ही पर्टिकुलर्स, यहाँ पर रुपीज़। अब देखो इसमें बिल्कुल सिंपल है। आप बताइए एसेट्स का नेचर क्या होता है, एसेट्स का नेचर होता है डेबिट। इसीलिए आप जब ट्रांसफ़र करेंगे रियलाइजेशन में एसेट्स को, तो आप यहाँ पर लिख देंगे डेबिट में ही टू एसेट्स। और अगर आप लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करेंगे, लाइबिलिटी का नेचर क्या होता है, क्रेडिट, इसीलिए आप क्रेडिट में लिख देंगे बाय लाइबिलिटीज़, सिंपल बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद में जब आपकी एसेट बिकेगी, आपके पास पैसा आएगा, तो देखो एसेट आपने यहाँ ट्रांसफ़र करिए, पैसा किस साइड आएगा, इधर साइड में आएगा। तो यहाँ पर आप लिख देंगे बाय कैश, जो भी एसेट आपने बेची है उसका अमाउंट बाहर आ जाएगा। वैसे ही दूसरी बात मैंने आपको समझाई कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी एसेट बिके ही बिके, कैश ही आए आपके पास, हो सकता है पार्टनर भी लेकर जा सकता है। तो अगर पार्टनर लेके गया है तो आप कैश नहीं लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे पार्टनर का नाम बाय पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ ब्रैकेट में लिखता हूँ सोल्ड इन कैश। अगर कैश में बेचोगे तो इधर बाय कैश लिखना है, और पार्टनर टेक ओवर करेगा टेकन ओवर बाय पार्टनर, सिंपल, ठीक है ना। वैसे ही लायबिलिटी के साथ में दो चीज़ें होंगी, या तो पेमेंट होगा या फिर पार्टनर लेके जाएगा। तो देखो अगर पेमेंट होता है तो पेमेंट किधर से होगा, लायबिलिटी का पेमेंट इधर से होगा। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा टू कैश। इफ पेड इन कैश, इफ लायबिलिटी पेड इन कैश। अगर आपने लायबिलिटी का पेमेंट कैश में किया है तो आप इधर टू कैश लिखेंगे, और अगर आपकी लायबिलिटी टेक ओवर कर ली है किसने, पार्टनर ने, तो ध्यान रखिए तब आपको यहाँ पर लिखना होगा टू पार्टनर्स कैपिटल, सिंपल। फाइनली क्या होता है, फिर आप इस रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करेंगे और आपको पता चलेगा कि आपके रियलाइजेशन में आपको प्रॉफिट या फिर आपको लॉस कितना हुआ है। फिर आप क्लोज कर देंगे
ध्यान रखिए, अगर यहाँ बैलेंस बचता है डेबिट में तो वो होगा आपका रियलाइजेशन प्रॉफिट, रियलाइजेशन प्रॉफिट। और अगर यहाँ बैलेंस बचता है, अगर इफ़, तो उसको हम बोलेंगे बाय रियलाइजेशन लॉस। अब आप मुझे बताइए ये रियलाइजेशन प्रॉफिट या फिर रियलाइजेशन लॉस कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? पार्टनर्स कैपिटल में। तो यहाँ से उठाकर मैं लिख देता हूँ ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल। वैसे यहाँ से भी उठाकर आप कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल। अब इस बैलेंस की अगर मैं एंट्री की बात करूँ, ये जो बैलेंस बचा है ना, ये जो बैलेंस बचा है लास्ट में क्लोज करने के बाद, ये आपका प्रॉफिट भी हो सकता है और ये आपका लॉस भी हो सकता है। प्रॉफिट हुआ तो इसको ट्रांसफ़र कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल में, तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, कहाँ ट्रांसफ़र करना है? पार्टनर्स कैपिटल में। और अगर आपको रियलाइजेशन लॉस होता है तो फिर इसकी रिवर्स एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। सिंपल। तो यहाँ पर हमने सीख लिया है कि पार्टनर्स इसमें रियलाइजेशन की क्या क्या एंट्री बनाएंगे और हमारा साथ में रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा किस तरीके से, वो मैंने आपको समझा दिया है। आने वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन और कैश हम किस तरीके से मेंटेन करने वाले हैं, और उसके बाद में हम फाइनली प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे उसकी भी हम डिस्कशन करेंगे। हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कशन की, दैट इज़ व्हाट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन बोलूँ या फिर मैं बोलूँ डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। देखो बेसिकली वो खर्चा है जब आप अपनी एसेट्स को बेचते हो और लायबिलिटी का पेमेंट करते हो, या फिर आप पूरी अपनी बिजनेस को जो बंद कर रहे हो उसके डिसोल्यूशन में, उसके रियलाइजेशन में जो आपको एक्सपेंसेस आ रहे हैं, जो खर्चे आ रहे हैं, उस खर्चों का ट्रीटमेंट कैसे होगा। अब देखो यहाँ पर दो चीज़ें पहले आपको समझनी पड़ेंगी। सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं? फर्म की। किसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं हम? फर्म की। क्या हम पार्टनर्स की अकाउंटिंग कर रहे हैं? आंसर इज नो, हम कर रहे हैं फर्म की अकाउंटिंग। इस बात का मतलब ये है कि जब भी आप एंट्रीज बनाओगे तो आपको सोचना है सिर्फ फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कि फर्म को एक्सपेंस हो रहा है कि आपको फर्म को इनकम हो रही है। इस तरीके से आपको सोच कर चलना है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, एक चीज़ आप समझिए जिसे मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखो ये ए है, ठीक है। इस ए का बड़ा भाई A2, इस ए का बड़ा भाई A2, ये ए रहता है दिल्ली में और ये बड़ा भाई रहता है मुंबई में। बेसिकली ये वहाँ पर स्टडी करता है, ठीक है। अब क्या होता है कि ए का जो फ्रेंड है ना बी, वो कौन है? ए का फ्रेंड है। अब अगले दिन यानी नेक्स्ट डे क्या है कि ये जो A2 है ना, ए का बड़ा भाई, इसका बर्थडे है। अब ए उसके पास तो जा नहीं सकता, किसी वजह से नहीं जा पाता। ए चाहता है कि अपने बड़े भाई को वो एक केक या फिर कुछ गिफ्ट उसके बर्थडे पर गिफ्ट कर दे। अब ए क्या काम करता है? ए कॉल करता है बी को और बी से बोलता है कि भाई मेरे बड़े भाई का कल बर्थडे है, तू जाकर वहाँ पर ना एक गिफ्ट बड़े भाई को दे दे, या फिर कोई भी खर्चा वहाँ पर, या फिर कोई केक ले जाकर व्हाटएवर ये तू कर दे। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बी क्या काम करेगा? क्या बी ए के पास पैसे लेने के लिए जाएगा? आंसर इज नो, क्योंकि जब ए ही नहीं जा पा रहा तो बी कैसे जा सकता है? तो बी ए के पास नहीं जा रहा पैसे लेने के लिए, तो बी क्या करता है? अपने पास से पैसे देता है, पेमेंट करता है और कुछ गिफ्ट खरीद लेता है। और वो गिफ्ट किसको दे देता है? वो गिफ्ट दे देता है A2 को। अब आपसे मैं पूछता हूँ कि ये एक्सपेंस, ये जो खर्चा हुआ है, ये खर्चा क्या ए का होना था या बी का होना था? आंसर इज ये खर्चा किसका है? ये ए का है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये जो खर्चा है वो बोन बाय, यानी बियर कौन करेगा? ए करेगा, क्योंकि ए का खर्चा है। लेकिन मैं आपसे अगर पूछूं तो इस खर्चे का पेमेंट किसने किया? क्या इस खर्चे का पेमेंट ए ने किया है या फिर बी ने किया है? आंसर इस बी ने किया है। तो वैसे ही हमारे यहाँ पर डिसोल्यूशन के चैप्टर में दो चीज़ें हो सकती हैं। खर्चा
फर्म का हो सकता है या फिर पार्टनर का हो सकता है। वैसे ही पेमेंट पार्टनर भी कर सकता है या फिर फर्म भी अपने पास से कैश की पेमेंट कर सकती है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक चार्ट बनवाऊंगा और किसी भी तरीके की आपके पास एंट्री आती है तो आप समझ जाइए ईजी तरीके से आप उसकी एंट्री को बना सकते हैं। तो अगर मैं रियलाइजेशन एक्सपेंस की बात करूं तो मैं आपके सामने दो चार्ट बनाता हूं। देखो, एक तो आपकी डेबिट और दूसरी आपकी क्रेडिट। डेबिट में क्या आएगा? आपका एक्सपेंस आएगा, एक्सपेंस, ठीक है। और क्रेडिट में क्या आएगा? आप पेमेंट करोगे ना टू कैश करके, तो वो आएगा पेमेंट। अब देखो, एक्सपेंस के लिए वर्ड यूज किया जाएगा बोन बाय, यानी वो खर्चा बियर किसने किया, क्या वर्ड यूज किया जाएगा? बोन बाय। और इधर क्रेडिट में वर्ड क्या यूज किया जाएगा? पेड बाय। अब एंट्री कैसे बनाएंगे वो समझिए। देखो, बोन बाय के लिए एग्जाम में आपको बोन बाय फर्म भी मिल सकता है और बोन बाय पार्टनर भी मिल सकता है। वैसे ही इन द सेम मैनर आपको पेड बाय फर्म भी मिल सकता है या फिर आपको पेड बाय पार्टनर भी मिल सकता है, ठीक है ना। अब देखो एंट्री कैसे बनाएंगे वो समझिए। ये जो बोन बाय फर्म है ना, एक्सपेंस बोन बाय फर्म है, इसके लिए आपको लिखना है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि तो डेबिट वाली साइड है ना, तो आपको डेबिट क्या करना है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। लेकिन अगर बोन बाय पार्टनर लिखा हुआ है तब आप किसको डेबिट करेंगे? तब आप पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करेंगे। लेकिन जब पेमेंट का टर्न आएगा तो वहाँ पर क्रेडिट करना है। क्या क्रेडिट करना है? अगर पेड बाय फर्म लिखा है तो आपको क्रेडिट करना है टू कैश या फिर टू बैंक। लेकिन अगर पेड बाय पार्टनर लिखना है तो आपको लिखना है टू पार्टनर्स कैपिटल। आप बस इतना ध्यान रखिए, चार्ट बना लीजिए और आपका हो गया कंप्लीट। अगर एक्सपेंस के बारे में बोन बाय फर्म लिखा है तो आपको क्या डेबिट करना है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। और पेड बाय फर्म लिखा है तो आपको क्या क्रेडिट करना है? टू कैश। बन गई एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन अगर बोन बाय पार्टनर लिखा है तब आप क्या करेंगे? पार्टनर को डेबिट। पेड बाय पार्टनर लिखा है तो पार्टनर क्रेडिट हो जाएगा। पेड बाय फर्म लिखा है तो टू कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो मेन हमें यहाँ पर ये सीखना था। अब यहाँ पर कुछ नोट्स में आपको लिखवाता हूँ। नोट नंबर वन, जैसे नंबर 1, if information is missing, then it is assumed that realization expenses borne by firm and paid by firm। सिंपल। मतलब जब आपको ये एग्जाम में क्वेश्चन में ये क्लियर ना हो कि बियर किसने किया है या फिर पे किसने किया है, तो आप मानकर चलिएगा कि बियर किसने किया है? फर्म ने, और पे किसने किया है? फर्म ने। अब यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल्स लूँगा और आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे एग्जाम्पल नंबर वन में मैं लिखता हूँ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹2000। क्वेश्चन में इतना लिखा है। अब आप समझ जाइए, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो आप समझेंगे कि ये बोन बाय क्या है? ये बोन बाय फर्म है और पेड बाय फर्म है। तो बोन बाय के लिए आपको डेबिट क्या करना है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। और पेड बाय फर्म के लिए क्या करना है? टू कैश। तो आपकी एंट्री क्या बन जाएगी? एंट्री इज सिंपल, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 2000 and 2000। एग्जाम्पल नंबर 2,
आपके क्वेश्चन में लिखा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस borne by firm and paid by तारा अ पार्टनर ₹1000। एक्सपेंस है आपका 1000 का, लेकिन बियर किसने किया है? साफ साफ एग्जाम में आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है बोर्न बाय फर्म और पेड बाय क्या है? तारा अ पार्टनर। तो मैंने आपको बताया बोर्न बाय अगर फर्म लिखा है तो आप किसको डेबिट करने वाले हो? रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करने वाले हो। और पेड बाय अगर पार्टनर लिखा है तो क्या करने वाले हो? टू पार्टनर्स कैपिटल। तो अगर मैं एंट्री की बात करूं तो बताओ एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर। पार्टनर कौन है? तारा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ताराज कैपिटल, कितना अमाउंट? 1000, एंड यहाँ पर यूँ लिख देंगे 1000। इसके बाद में लूँगा एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 जैसे मैंने यहाँ पर लिखा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोर्न बाय तारा अ पार्टनर एंड पेड बाय फर्म ₹5000। अब आप यहाँ पर ये नोटिस कीजिए कि बोर्न बाय क्या है? बोर्न बाय है तारा। तो मैंने आपको बताया डेबिट वाली साइड में बोर्न बाय में किसको डेबिट करना है? पार्टनर, क्योंकि पार्टनर का नाम लिखा हुआ है। और पे किसने किया है? फर्म ने। और फर्म पे कर दिया तो पैसा जाएगा फर्म के पास से टू कैश। तो आप यहाँ पर एंट्री क्या बनाएंगे? यहाँ पर आप एंट्री बनाएंगे ताराज कैपिटल, क्योंकि बोर्न बाय क्या लिखा हुआ है? तारा। ताराज कैपिटल डेबिट, और पे किसने किया है? फर्म ने। तो टू कैश आ जाएगा। हाउ मच इज द अमाउंट? 5000। सिंपल। अच्छा, इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल नंबर 4 ये लीजिए। जैसे आपके क्वेश्चन में लिखा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोर्न बाय तारा एंड पेड बाय तारा। तारा का ही खर्चा था, तारा ने ही पे कर दिया। अब बताइए क्या आप इसकी एंट्री बनाएंगे? आंसर इज़ नो, क्योंकि तारा का अपना पर्सनल खर्चा था, तारा ने पे कर दिया, तो हमारे पास से तो ना कोई खर्चा हुआ और ना ही हमने कोई, यानी फर्म ने कोई पे किया है। तो ध्यान दीजिए, अगर आप बोर्न बाय पार्टनर्स कैपिटल लिखा हुआ है और पेड बाय पार्टनर्स कैपिटल लिखा हुआ है तो डेबिट में पार्टनर कैपिटल, क्रेडिट में पार्टनर कैपिटल, तो एंट्री ही नहीं बनी ना। तो ध्यान रखिए, अगर बोर्न बाय पार्टनर है और पेड बाय भी पार्टनर है तो फिर आप उसकी कोई नो एंट्री बनाएंगे, मतलब कोई एंट्री आपको उसकी नहीं बनानी, लेकिन एग्जाम में लिख कर आना है कि नो एंट्री। अच्छा, इसके बाद मैं लेता हूँ एग्जाम्पल नंबर 5, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹1000 borne by firm and half of which was paid by तारा। फर्म का खर्चा कितना? 1000। किसने बियर करना है? फर्म ने बियर करना है। तो जब भी फर्म बियर करेगी आप ध्यान रखो आपको क्या करना है? डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। तो ये आपने कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। ओके, कितना अमाउंट है? 1000। लेकिन फिर आगे लिखा हुआ है हाफ ऑफ विच वॉज पेड बाय तारा। आधा किसने पे किया है? आधा तारा ने पे किया है। तो जब भी पेड बाय के लिए पार्टनर्स लिखा है तो पार्टनर का नाम आएगा, और फर्म लिखा है तो टू कैश आएगा। अब आप ये सोचिए कि हाफ अगर तारा ने पे किया तो हाफ किसने पे किया? फर्म ने। इसीलिए क्रेडिट में क्या आ जाएगा? क्रेडिट में हाफ तो आ जाएगा तारा के लिए, यानी टू ताराज कैपिटल, हाउ मच? 500। और बाकी का हाफ किसने पे किया? फर्म ने 500। क्लियर? अच्छा, इसके बाद में एक चीज़, एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6। कभी कभी क्या होता है, पार्टनर को रेम्यूनरेशन दिया जाता है, सैलरी दी जाती है या कमीशन दिया जाता है। तो अगर ऐसा लिखा हुआ है कि रेम्यूनरेशन या फिर सैलरी या फिर कमीशन, किसको दिया है?
पार्टनर को दिया है। तो आप समझ जाइए, पार्टनर को हमने कोई सैलरी कमीशन दिया है, हमारा खर्चा है तो कहाँ चला जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। और किसको पे कर रहे हैं, पार्टनर को। तो इसकी एंट्री हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा इसकी एंट्री रहेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, टू पार्टनर्स कैपिटल। क्लियर? अच्छा, फॉर एग्जांपल कुछ भी अमाउंट हो। इसके बाद में एग्जांपल नंबर 7 लिखिए मेरे साथ में आप। एग्जांपल नंबर 7, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, realization expenses were borne by Tara, rupees 5,000, 40% of which was paid by तारा। अब देखिए यहाँ पर लिखा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर बोर्न बाय तारा। बियर कौन कर रहा है, तारा बियर कर रहा है। तो आप किसको डेबिट करेंगे, तारा को डेबिट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ताराज कैपिटल। कितना अमाउंट, 5,000, क्योंकि उसने बियर करना है 5,000। लेकिन फर्म ने कितना पे किया है, फर्म ने पे किया सिर्फ 40%, 5,000 का 40% 2,000। बाकी का किसने पेमेंट किया होगा, बाकी तो तारा नहीं किया होगा ना। तो 2 ताराज कैपिटल 3,000। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात समझनी है कि देखो 3,000 का खर्चा तारा का ही था, तारा ने ही पे किया, इसकी हम एंट्री नहीं बनाते। तो आपको ये एंट्री नहीं बनानी, आपको यहाँ पर एंट्री बनानी है ताराज कैपिटल, ताराज कैपिटल डेबिट टू कैश ओनली 2,000, क्योंकि बाकी 3,000 का तो उसका खर्चा है, उसने पे किया, बात ख़त्म। अच्छा, इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 7 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 8 समझते हैं। रेम्यूनरेशन was given to Tara, rupees 4,000. He agreed to bear the dissolution. अब देखो यहाँ पर लिखा है कि रेम्यूनरेशन दिया गया किसको, तारा को। बियर कौन करेगा, वही बियर करेगा। तो हम रेम्यूनरेशन देने की सैलरी क्या एंट्री बना लेंगे, उसकी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन, ऊपर अभी मैंने आपको समझाया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, किसको दे रहे हैं, तारा को। तो 2 ताराज कैपिटल, हाउ मच इज द अमाउंट, 4,000। और अब बियर कौन करेगा, फाइनली कौन बियर करेगा, पार्टनर बियर करेगा। पे भी कौन करेगा, पार्टनर बियर करेगा। तो उसकी एंट्री हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि बियर भी करेगा, पे भी करेगा, इसलिए यहाँ पर एक एंट्री बन जाएगी। तो यहाँ पर हमने मेन डिस्कशन कर लिया है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, और या फिर हम बोल सकते हैं डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। ये अगर होता है तो आप किस तरीके से एंट्री बनाएंगे। तो ट्रिक मैंने आपको बता दी है, इस तरीके से हम अपना क्वेश्चन कर लेंगे। जो कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की हम बात कर रहे थे, उसमें हमने पहले रियलाइजेशन अकाउंट जो होता है उसकी एंट्रीज और वो बनता कैसे, ये सारी चीज़ें हमने सीख ली थी। साथ ही साथ हमने ये भी जान लिया था कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस या फिर बोलो में डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, इनको कैसे ट्रीट किया जाएगा, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, ये हमने सीख लिया है। इसके बाद फाइनली मैंने आपको बोला था कि 4 तरह के अकाउंट्स हम यहाँ पर मेंटेन करने वाले हैं। नंबर 1 जो हम सीखने वाले थे दैट वाज रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरा यहाँ पर हम सीखने वाले हैं पार्टनर्स लोन अकाउंट। एंड नंबर 3 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड नंबर 4 इज कैश या फिर बैंक अकाउंट। तो हमने नंबर 1 वाला रियलाइजेशन ये तो हमने सीख लिया है। अब आज हम बात करेंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट की। देखो बेसिकली अगर मैं लोन की बात करूं आपसे, लोन ना 2 हो सकते हैं आपके पास। एक हो सकता है पार्टनर का लोन और दूसरा हो सकता है आउटसाइडर का।
आउटसाइडर का अगर लोन होगा तो वो तो देखो एक लाइबिलिटी है, आउटसाइडर्स लाइबिलिटी, तो वो तो सीधा का सीधा हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। इसकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम जो सीखने वाले हैं दैट इज़ पार्टनर का लोन अकाउंट। पार्टनर का लोन अकाउंट। अब ये जो पार्टनर का लोन है, इसको अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो आप मेरे साथ ध्यान से सुनिए। ये फर्म ने, हो सकता है कि पार्टनर को लोन दे रखा था, फर्म ने दे रखा था, फर्म गेव लोन टू पार्टनर, ठीक है। और दूसरा मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहता हूँ, फर्म या फिर मैं बोलूँ पार्टनर गेव लोन टू फर्म। आप मुझे बताइए हम अकाउंटिंग किसकी करते हैं, फर्म की करते हैं, पार्टनर की करते हैं? हम यहाँ पर जो अकाउंटिंग करते हैं वो हम करते हैं फर्म की। तो अगर हम फर्म की अकाउंटिंग करते हैं तो यहाँ पहला वाला जो लिखा है फर्म गेव लोन टू पार्टनर, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है। आप बताइए फर्म के लिए क्या है, एसेट है लायबिलिटी है? फर्म के लिए एसेट है, क्योंकि फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा है, फर्म के लिए एसेट है। अगर मैं इसकी बैलेंस की या नेचर की बात करूँगा तो वो होगा डेबिट, क्योंकि एसेट है, पार्टनर से वापस ये पैसा रिकवर करना है। लेकिन अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, फॉर एग्जांपल मैं फर्म हूँ और आप पार्टनर हैं, आपने मुझे लोन दे रखा है, तो मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी है। तो हमेशा ध्यान रखिए ये क्या है, लायबिलिटी, ओके। और लायबिलिटी है तो इसका नेचर क्या होगा, क्रेडिट होगा, बिल्कुल। अब अगर मैं आपको बैलेंस शीट के माध्यम से समझाना चाहूँ तो देखिए ये आपकी बैलेंस शीट है, ठीक है, बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट का लेफ्ट वाली साइड जो है दैट इज लायबिलिटी, ये लायबिलिटी है, एंड दिस इज व्हाट, ये एसेट्स है। जो लोन फर्म ने पार्टनर को दे रखा है वो फर्म के लिए एसेट है, तो वो वाला लोन मिलता है हमारे यहाँ पर। फॉर एग्जांपल ए हमारा पार्टनर है, तो यहाँ आपको मिलेगा एज लोन। और मान लेते हैं कि फर्म ने पार्टनर से लोन ले रखा है, नहीं पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, तो पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दे रखा है, मैं अगर फर्म हूँ तो मेरे लिए क्या है, वो लायबिलिटी है। तो मान लेते हैं कि बी ने फर्म को लोन दे रखा है, तो बीज लोन। यानी कि आपको लोन जो है वो दो तरीके से देखने के लिए मिल सकता है आपकी बैलेंस शीट में, या तो लायबिलिटी साइड में, एसेट साइड में। एसेट साइड में देखने के लिए मिलेगा तो आप समझ जाइए कि ये लोन फर्म के लिए क्या है, एसेट है। इसका मतलब फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा था। लेकिन अगर लोन आपको लायबिलिटी साइड देखने के लिए मिलता है, इसका मतलब ये क्या है, लायबिलिटी है। इसका मतलब पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा था। पहले तो आप ये समझ जाइए। अब यहाँ पर बैलेंसेस की अगर हम बात करते हैं, अगर बैलेंसेस की बात करते हैं तो ये क्योंकि एसेट है, ये एसेट है और एसेट है तो इसका नेचर क्या है, इसका नेचर है डेबिट। एक मिनट, ये क्या है, ये डेबिट क्योंकि ये एसेट है, ठीक है। बट अगर मैं लायबिलिटी वाले की बात करूं तो ये लायबिलिटी साइड है, इसका मतलब ये क्या है, लायबिलिटी। और कौन से नेचर का, क्रेडिट नेचर का। अब मैं आपको दोनों की क्या हम ट्रीटमेंट करने वाले हैं वो सिखाता हूँ। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ ये 1 एंड ये 2। सबसे पहले 1 की बात कर रहा हूँ कि अगर आपको लोन लायबिलिटी साइड देखने का ही मिलता है तो आपको क्या करना होगा। देखो ये है आपका 20 लोन अकाउंट। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 100 रुपीज़ का लोन है, ये क्या है, लायबिलिटी। 100 रुपीज़ का लोन है, इसीलिए मैं क्या करूँगा, बी के क्रेडिट साइड में, बी के क्रेडिट साइड में यहाँ पर लिखूँगा बाई बैलेंस बीडी। इसका ओपनिंग बैलेंस जो आप ट्रांसफ़र करते हैं, तो जो पार्टनर का लोन रहेगा उसको आप ट्रांसफ़र करेंगे उसके लोन अकाउंट में। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा बाई बैलेंस बीडी। ये मैंने क्रेडिट साइड क्यों लिखा, क्योंकि ये लायबिलिटी है, इसका बैलेंस क्रेडिट है, इसलिए कहाँ लिखा जाएगा, क्रेडिट बैलेंस में। और फाइनली इसका हमें क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। तो हम डेबिट में यहाँ पर लिख देंगे टू कैश 100। लेकिन अगर मैं इसके एंट्री की बात करूँ तो एंट्री बनेगी 20 लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। ऐसा भी हो सकता है कि हमें कैश 100 का पेमेंट नहीं करनी पड़ी, हमारा 80 हमने पेमेंट करी है, तो बाकी का 20 जो प्रॉफिट हमें वो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में।
तो ऐसे केस में फिर आपकी सेकेंड एंट्री बनेगी 20 लोन अकाउंट डेबिट। अगर कम पेमेंट किया तो 20 लोन, कितना लोन था 100 का, बट आपने 2 कैश पेमेंट कितना किया, आपने पे किया 80 रुपीज़, आपका बाकी का वो प्रॉफिट कहाँ चला गया, वो चला गया रियलाइजेशन अकाउंट में 20 रुपीज़, सिंपल। बट अगर ये जो सेकंड वाला है ये इसकी बात करूँ मैं, अगर आपको एसेट साइड देखने के लिए मिलता है तो इसका ट्रीटमेंट आप कैसे करेंगे समझिए मेरे साथ। तो आप जब बनाएंगे पार्टनर का लोन अकाउंट, तो इस बार जो आप ओपनिंग बैलेंस लिख रहे थे वो आप इधर क्रेडिट में नहीं लिखेंगे, बल्कि आप उसको लिखेंगे डेबिट साइड में, क्योंकि वो आपकी एसेट है, उसका नेचर डेबिट, इसलिए ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा, डेबिट में। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 200 रुपीज़ था। अब क्या होगा, क्या हमें पार्टनर से पैसा मिलेगा या फिर इसके कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे? आंसर इसके कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। क्यों? देखो किसी पार्टनर की फॉर एग्जांपल ए की हम पर कैपिटल है और कैपिटल हम पर 1000 रुपीज़ है, हमें उसके लोन से पैसा कितना आना है 200। तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि उसके 200 के लोन को हम कहाँ ट्रांसफ़र कर दें, उसके पार्टनर्स कैपिटल में, क्योंकि हमें उसे देने हैं 1000, उससे आने कितने हैं 200 रुपीज़ एज एन एसेट, और कैपिटल क्या है एक तरीके से लाइबिलिटी, उसका पेमेंट हमें करना पड़ेगा। तो अगर हमें एक को कैपिटल का पैसा देना पड़ेगा 1000 और उससे हमें रिसीव होगा अपनी लोन का पैसा 200, तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि उसके 200 रुपये काट कर मैं 800 का पेमेंट कर दूँ? कर सकता हूँ। इसीलिए मैं ये वाला 200 यहाँ से बाई कैश नहीं लिखूँगा, मेरे पास पैसा नहीं आएगा, मैं यहाँ पर बाई कैश नहीं लिखूँगा, बल्कि मैं इसी के ए के ही कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दूंगा। सिंपल, कितना 200 रुपीज़। अब अगर ये ए के कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे तो आप समझिए कि अगर ये ए का कैपिटल है, अगर ये ए का कैपिटल अकाउंट हम बना रहे हैं, तो ए का जो 1000 का बैलेंस है वो तो यहीं आएगा क्रेडिट में, ओपनिंग बैलेंस उसका, बाई बैलेंस बी डी 1000, और ये जो हमने उसका लोन ट्रांसफ़र किया एसेट वाला 200 वो इधर आ जाएगा, टू एज लोन 200। अब देख लीजिए उसका बैलेंस कितना बचा, इधर 1000 है, इधर 200 है, तो बैलेंस कितना बचा 800, उसकी फाइनल हम पेमेंट कर देंगे लास्ट में कैपिटल की 2 कैश। सिंपल, बस यही हमें यहाँ पर सीखना था मेन कि लोन अकाउंट आप समझ जाइए। अगर वो एसेट साइड में लिखा हुआ है तो जो मैंने अभी ट्रीटमेंट बताई वो करना है, बट अगर लाइबिलिटी साइड में किसी पार्टनर का लोन लिखा हुआ है तो वो रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगा, वो उसके हम लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे और वहाँ से उसको पेमेंट कर देंगे। एंट्री भी मैंने आपको बता दी है, सिंपल। चलिए अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि ये अगर आपने इसके कैपिटल में ट्रांसफ़र किया इसको, तो एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री बनेगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज लोन। क्यों? क्योंकि एज लोन डेबिट नेचर का था, आपकी एसेट थी, अब वो ट्रांसफ़र कर रहे हो तो क्रेडिट हो जाएगा और कैपिटल उसकी कम हो जाएगी, एज कैपिटल टू एज लोन, सिंपल। तो सबसे पहली बात अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल का हमेशा ध्यान रखिए बैलेंस होता है क्रेडिट, क्योंकि वो कहाँ लिखा होता है, वो हमेशा आपको दिखेगा लाइबिलिटी साइड में लिखा हुआ, और लाइबिलिटी क्रेडिट नेचर की होती है इसलिए वो क्रेडिट बैलेंस होता है। दूसरी बात, क्या आपको ये बैलेंस कभी कभी एसेट साइड में देखने के लिए मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। देखो मैं आपके सामने ये एक बैलेंस शीट बना देता हूँ, ये बैलेंस शीट है, यहाँ पर मैंने लिख दिया बैलेंस शीट, ये लेफ्ट वाली साइड होती है लाइबिलिटी और ये होती है एसेट्स। कभी कभी आपको देखने के लिए मिलेगा आपके क्वेश्चन में, इधर लिखा होगा एज कैपिटल, इधर लिखा होगा बीस कैपिटल, मान लो इधर लिखा है 1 लाख, इधर लिखा है 2 लाख, और कभी कभी बाय चांस किसी पार्टनर, फॉर एग्जांपल यहाँ पर सी पार्टनर भी है, ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, तो वो सी पार्टनर का जो बैलेंस है वो आपको यहाँ मिलेगा एसेट साइड में लिखा हुआ, सी इज कैपिटल फॉर एग्जांपल 20,000। अभी ऐसा होता क्यों है? देखो ये 1 लाख 2 लाख तो बिजनेस में लगाए हुए हैं किसने, ए ने और बी ने, लेकिन सी का नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, इसका मतलब उससे हमें पैसा रिकवरेबल है, उससे पैसा हमें लेना है। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसने ज़्यादा विड्रॉ कर लिया। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मान लो सी का कैपिटल बिजनेस में 1 लाख था, ठीक है, क्रेडिट, और उसने विड्रॉ कर लिया था, बिजनेस से 1,20,000, तो क्या उसने 20,000 फालतू निकाल लिए थे बिजनेस से? आंसर इज यस। तो वो जो 20,000 का कैपिटल बैलेंस है वो डेबिट हो चुका है, यानी नेगेटिव में जा चुका है, इसीलिए वो आपको मिलेगा यहाँ पर एसेट साइड में देखने के लिए। अब हम पार्टनर्स कैपिटल किस तरीके से बनाते हैं वो आपको मैं बताता हूँ। तो इस चैप्टर में डिसोल्यूशन में आप बनाइए पार्टनर्स कैपिटल,
ये पार्टनर्स कैपिटल। हमेशा ध्यान रखिए पार्टनर्स कैपिटल उतने कॉलम्स का बनेगा जितने आपके पार्टनर्स होंगे। यहाँ पर कितने पार्टनर्स हैं? यहाँ पर 3 पार्टनर्स, तो मैंने 3 कॉलम्स का ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दिया। ठीक है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने बना दिया। इसके बाद में अब मैं बात करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। अब पार्टनर्स कितने हैं? 3, ए बी सी। इधर भी ए बी सी, दिस इज क्रेडिट साइड एंड दिस इज डेबिट साइड। अब सबसे पहली बात, हमेशा ध्यान रखिए जो भी आपकी बैलेंस शीट आपको मिलेगी वहाँ पर जो आपको ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे होंगे, जैसे मैंने यहाँ पर बताया ये 1 लाख 2 लाख, दीज आर ओपनिंग बैलेंसेस। सबसे पहले हमें इन्हें लिखना होता है। तो ओपनिंग बैलेंस लिखने के लिए हमेशा ध्यान रखिए ये लायबिलिटी साइड में जो लिखे हुए हैं ये क्रेडिट बैलेंस है। इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पर आप लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए का 1 लाख है, बी का 2 लाख है, लेकिन सी का एसेट साइड है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ चला जाएगा? डेबिट साइड में इधर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, 2 बैलेंस BD, ए में नहीं, बी में नहीं, सी में। कितना? 20,000। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए। इसके बाद पार्टनर्स को अब क्या क्या देना पड़ेगा? देखो पार्टनर्स में सबसे पहली चीज़ जो जाएगी वो जा सकती है जनरल रिजर्व। फॉर एग्जांपल इनके ओल्ड रेशो में जो इनका रेशो रहेगा। और क्या जा सकता है? कॉन्टिजेंसी रिजर्व CR। और क्या जा सकता है? रियलाइजेशन में जो प्रॉफिट हुआ होगा वो जा सकता है। ठीक है, ये चला गया। इसके बाद अब यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे मैं बोलूँ पार्टनर ने क्या बोलते हैं उसको, एसेट टेक ओवर कर ली थी या लायबिलिटी टेक ओवर कर ली थी, तो उसके हिसाब से वो आ जाएगा। ठीक है, अगर एसेट टेक ओवर कर ली थी तो पार्टनर्स कैपिटल कम हो जानी चाहिए। फॉर एग्जांपल किसी पार्टनर के 1 लाख रुपीज़ थे, अब वो 20,000 की एसेट अपने घर ले गया तो उसकी कैपिटल 20,000 से कम हो जाएगी, इसलिए 20,000 से उसको हम डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं टू रियलाइजेशन, जिस पार्टनर ने भी की होगी एसेट टुक ओवर। लेकिन अगर कोई लायबिलिटी पार्टनर टेक ओवर करता है तो उस केस में क्या होता है? उस केस में उसकी कैपिटल बढ़ जाती है, तो वो आप क्रेडिट में ही लिखोगे यहाँ पर बाय रियलाइजेशन। ठीक है, अब फाइनली जब आप इसको क्लोज करोगे इस अकाउंट को, पार्टनर्स कैपिटल को, तो आपके बैलेंसेस बचेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यहाँ पर बैलेंस बचा है इधर पार्टनर्स कैपिटल का, तो आप उसकी पेमेंट कर दोगे 2 कैश। लेकिन अदर इधर बचा है क्रेडिट में, तो आप पैसा पार्टनर से मंगा लोगे बाय कैश। सिंपल, ये आपको करना है यहाँ पर। इसके बाद अब हम बात करेंगे कैश अकाउंट की। तो कैश अकाउंट बोलते हैं या फिर बैंक अकाउंट बोलते हैं या फिर आप इसको कैश बुक बोलो, एक ही बात है। कैसे? अब आपको क्या करना है, आपको ऐसे एक फॉर्मेट लेजर का बना देना है अपने एग्ज़ाम में। ठीक है, ये आपका इधर क्रेडिट साइड, दिस इज़ व्हाट डेबिट साइड। हमेशा ध्यान रखिए कैश का जो नेचर होता है वो क्या होता है? डेबिट बैलेंस, इसीलिए उसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा किस साइड आएगा? बैलेंस ब्रॉट डाउन करके। सिंपल। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, जो जो आप एसेट बेचोगे कहाँ से? रियलाइजेशन से, तो उसका पैसा आएगा। हमेशा ध्यान रखो कैश का पैसा डेबिट साइड आता है, क्या आता है? पैसा आता है डेबिट साइड, और जाता कहाँ से है? क्रेडिट साइड से पैसा जाता है। अब आपने कोई एसेट बेची, तो आपका पैसा डेबिट में आएगा, तो आप वहाँ पर लिख दोगे टू रियलाइजेशन। ठीक है, लेकिन अगर किसी लायबिलिटी की पेमेंट आपने कर दी तो वो तो इधर क्रेडिट साइड से होगी, तो वहाँ पर आप लिखोगे बाय रियलाइजेशन। ठीक है ना। अगर आप किसी पार्टनर के लोन का पेमेंट करोगे तो पेमेंट भी यहीं से होगा, बाय पार्टनर्स लोन। ठीक है, इसके बाद मैं बोलता हूँ कि पार्टनर्स से पैसा आया है, तो इधर आ जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि पार्टनर्स को पैसा हमने दिया है, पेमेंट करी है, उनका पैसा कैपिटल बैलेंस निकल रहा था, तब ऐसे केस में यहाँ पर आ जाएगा बाय पार्टनर कैपिटल।
तो कैश और बैंक में हमेशा सिर्फ यही चीज़ आएंगी। और इतनी चीज़ें लिखने के बाद ध्यान रहे आपका कैश या फिर बैंक अकाउंट हमेशा मैच हो जाएगा। अगर आपका बैलेंस बच रहा है कैश और बैंक अकाउंट में, इसका मतलब आपका क्वेश्चन गलत है, आपने सही नहीं किया, कोई ना कोई मिस्टेक आपने की है। तो हमेशा ध्यान रखें कि आपका कैश और बैंक बैलेंस, कैश और बैंक अकाउंट जो भी आप यहाँ पर बनाएंगे वो हमेशा मैच होगा, कोई वहाँ पर बैलेंस नहीं बचेगा। तो यहाँ पर हमने अपने डिसोल्यूशन चैप्टर को एक ओवरव्यू उसका कंप्लीट हमने कर लिया है। हमने क्या सीखा? सबसे पहले हमने सीखा डिसोल्यूशन क्या होता है, रियलाइज्ड अकाउंट कैसे बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन, और फाइनली हमने सीख लिया है कि हमारा कैश या फिर बैंक अकाउंट हमारा कैसे बनेगा।